नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू दोनों तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं, इसको आज के शो में समझेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे आज प्रवक्ताओं से कि जदयू क्यों आरोप लगा रही, डीजीपी से शिकायत की गई है। डीजीपी से शिकायत ये की गई है कि तेजस्वी यादव कुछ अपराधियों के साथ घूम रहे हैं विदेश। ये आरोप संदिग्ध हैं। इन आरोपों के आधार पर डीजीपी को लेटर लिखा है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने इसमें कहा है कि डीजीपी जो बिहार है उनको पत्र लिखा है। मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूं और ट्वीट के बाद फिर मैं आपको उनका बयान भी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि डीजीपी बिहार को पत्र, मीडिया के अनुसार तेजस्वी जी का हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं। आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हों, जिस पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 1 लाख का इनाम घोषित है। यह आरोप गंभीर है। तो पहले उनका हम बयान ही सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरे शो की तरफ चलेंगे। पुलिस महानिदेशक बिहार से हमने अनुरोध किया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश से बाहर है और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर है, वह तेजस्वी यादव के साथ है। साथ ही साथ इसी बीच मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार रहा देवा गुप्ता, जिस पर 28 हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले हैं, वो फरार है। 1 लाख का इनाम मोतिहारी पुलिस ने घोषित किया है। पुलिस मुख्यालय तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले, हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता भी तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं गया है। इस पूरे मामले की पर गंभीरता से पुलिस मुख्यालय कड़ी नजर रखे, क्योंकि जब हिस्ट्री सीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है, ऐसी हमारी आशंका है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार को आशंका है कि देवा गुप्ता उनके साथ गए। देवा गुप्ता कौन है और फिर रमीज पर इतने गंभीर जो आरोप लग रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव की बहन ने आरोप लगाया और तमाम उस वक्त जब उन्होंने आरोप लगाया था तो पॉलिटिक्स में काफ़ी बिहार में चर्चे में ये था कि रमीज के ऊपर इतने सारे आरोप हैं तो तेजस्वी उनको अपने करीब इतना क्यों रखते हैं। बहुत सारे फोटोज भी वायरल हुए, लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव खुद कहाँ है, इस बात पर बड़ी चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में तेजस्वी यादव हैं कहाँ। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जदयू क्यों खोज रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी क्यों खोज रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में हार के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव शांत हैं और जिस तरीके से तमाम आरोप लगे, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो, चाहे जो महागठबंधन को सही से संभालने की बात हो, नेतृत्व की बात हो, इस वजह से एक टूट की भी संभावना दिख रही है कि कई नेता पार्टी से अलग होना चाहते हैं या नाराज दिख रहे हैं। क्या स्थिति है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के इस शो में। तो आज के कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देते हैं। अरुण यादव जी हैं आरजेडी से, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है। पंकज भारती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी, आपसे ही सवाल है पहला कि क्यों आखिर में जदयू आपके पीछे पड़ी हुई है, क्यों तेजस्वी यादव कितना खोज रही है, और तेजस्वी यादव अगर कहीं गए भी हैं तो चूंकि ऐसा तो है नहीं कोई सामान्य व्यक्ति है, वो एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने तो ये तक कहा था कि चुनाव के बाद शपथ हम ही लेंगे, तो कम से कम एक संदेश तो वो दे ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, छुट्टी मना रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ये सब स्थिति है, आप लोग चिंता मत करिए, फला तारीख को फला महीने में हम आ जाएंगे लौट के वापस। देखिए अंकित जी, आप जैसा अभी बता रहे थे और जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने लेटर लिखा है, प्राप्त जो पत्र लिखा है अपनी ही सरकार के डीजीपी को, लव लेटर कहिए इसको, और इन्होंने क्या उसमें लिखा है
मतलब मीडिया के स्रोत से पता चला है। हाँ, कितना इसके पत्र को अगर गौर से देखेंगे और डीपली इस पर अगर ये करेंगे तो हंसी लगेगा। सरकार इनकी है, यहाँ शासन इनका, प्रशासन इनका, खुफिया तंत्र इनका, राज्य में भी केंद्र में भी। अब ये मीडिया स्रोतों के हवाले पत्र लिखते हैं। लेकिन अरुण जी, अगर तेजस्वी अरे यादव कहाँ सुनिए है, ना, ये पता करने के लिए खुफिया तंत्र का यूज करना पड़ भाई, जाए। अरे भैया आप सुनिए ना, ये बैटरी पर चलने वाला भोभो सिंह बेचारे को मंत्री नहीं बनाया है। दिन रात तेजस्वी नाम केवलम जपते रहते हैं, लालू नाम केवलम। अब फिर भी लगातार टीटीएम गिरी कर रहे हैं, तो पर भी मौका नहीं मिल रहा है। इसमें तेजस्वी यादव जी का क्या गलती है भाई? नेता प्रतिपक्ष हैं और संवैधानिक पद पर हैं और दोनों जगह इनकी सरकार है, उसके बावजूद इनकी सरकार को पता नहीं है। इनको तो सरकार को ही जारी कर देना चाहिए। भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं, किनके साथ हैं, कहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, एनडीए के नेता इतना अगर बेचैन हैं तेजस्वी यादव जी को लेकर, खोज रहे हैं, तो बताए ना एनडीए के नेता। कोई पारिवारिक उपचार उनसे करवाना है, उपचार करवाना है तो भाई बताए। हम लोग काफी हैं उपचार करने के लिए, पारिवारिक उपचार बढ़िया से कर देंगे। जहां तक आपने सवाल किया, तेजस्वी यादव जी तो आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान ओथ के क्रम में विधायकों का जो शपथ ग्रहण हो रहा था, थे ही। सवाल ये नहीं कि हमने कब देखा, सवाल ये है कि उसके बाद से हमने देखा ही नहीं। अरे अरे नहीं देखा तो सरकार बताए ना। सरकार क्या हिजड़ों की सरकार है कि सरकार नाम की चीज है? सरकारी प्रवक्ता, सरकार के पार्टी के प्रवक्ता एक हिजड़ों की तरह बात करता है, कितना बेशर्म वाली बात है। अरे नई सरकार बनी है अंकित भाई, चुनाव आयोग के मदद से मशीनरी के सहारे प्रचंड बहुमत की, और जब से सरकार बनी है बिहार में राम राज स्थापित है। अभी तो कोई कोनो मुद्दा ज्वलंत है नहीं, एक भी हत्या नहीं हो रहा है राज्य के अंदर में, करप्शन बंद है, सारा जिधर देखिए राम राज। बाप रे वाह, क्या कहना। अब कुछ गड़बड़ हो तब ना विपक्ष आगे आएगा। और हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने का मौका भी दिए हैं कि आपने जो वादा किया है बिहार की जनता से कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, महिलाओं के खाते में जो जिनको भेजे हैं 10,000 उनको फिर 1,90,000 देंगे, प्रत्येक जिले में उद्योग का जाल बिछाएंगे। अरुण जी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं या तेजस्वी जी के आने के? मेरा सवाल भी लेते जाइए बीच बीच में ना। मैं कह रहा हूं कि उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी के आने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मौका नहीं दीजिएगा, तुरंत अगर चढ़ जाएंगे बीजेपी और सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, तो अंकित जी आप ही ना कहिएगा अरे भैया मौका भी नहीं दिए, आप तुरंत चढ़िए गए। चढ़ेंगे तो ऐसा क्यों उतरेंगे नहीं? 3 महीना 6 महीना रुक ना जाइए। आते हैं आपके पास, आते हैं जदयू प्रवक्ता को भी आने दीजिए, फिर आते हैं। अपनी बात को समाप्त करेंगे। 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हम देख लेंगे ना कि बिहार में कितने बंद पड़ी चीनी मिल चालू हुआ, कितने नई उद्योग स्थापित हुआ, कितने महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया गया, कितने को नौकरी मिला। जो प्रोमिस किया है 6 महीने में, 5 साल में अगर 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे तो 1 साल में 20 लाख नौकरी रोजगार होता है, 6 महीने में 10 लाख, और 3 महीने में 5 लाख, 3 महीने में 5 लाख दिखने लगेगा ना अंकित भाई। तो ये लोग बेचैन क्यों हैं? अब व्यक्तिगत पारिवारिक सबका लाइफ होता है, और गए हैं घूमने के लिए। अगर इतनी बेचैनी है एनडीए नेताओं को कुछ पर्सनल, तो बताओ भाई, हम लोग इलाज कर देंगे। चलिए ठीक, डॉक्टर इंदुकांत जी के पास चलेंगे। सर, जिस तरीके से अभी अरुण जी ने बोला भी कि खुफिया तंत्र है नीतीश कुमार या इनकी सरकार के पास, सारा सिस्टम इनके पास, पता कर लें कि कहाँ गए तेजस्वी यादव, तो क्या
अब तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष को खोजने के लिए खुफिया तंत्र का यूज करना पड़ेगा क्या? उनको तो खुद से फिर बता देना चाहिए, ये और लोग बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्या वाकई में लगता है कि ये जायज है जिस तरीके से जदयू और बीजेपी खोज रही है बार बार उनको, ये खोजबीन करना जायज है अगर वो छुट्टी पे गए हैं तो? अंकित जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते सर, आ रही है जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता महोदय को कि खुफिया तंत्र है, पुलिस है इन्हीं की, इनको घोषणा कर देनी चाहिए, तलाशने की क्या जरूरत है, इस तरह से बेशर्मी की बात क्यों करते हैं प्रवक्ता। बहुत अफसोसजनक है ये सब बातें। देखिए क्या होता है अंकित जी, आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी भी विदेश यात्राओं पे जाते हैं, तो क्या केंद्र सरकार घोषणा कर देती है ऑफिशियली कि वो वहां गए हैं, उनके साथ ये है? वास्तविकता ये है कि इन नेताओं को जिस राज्य से या केंद्र से जुड़े हैं वहां से एक सुरक्षा तंत्र दिया जाता है। उस सुरक्षा तंत्र के माध्यम से अगर सरकार जानना चाहे तो उसके पास निश्चित तौर पे, बिल्कुल ठीक कहा आरजेडी प्रवक्ता, सारी जानकारी मिल सकती है और ले भी सकते हैं। लेकिन राइट टू प्रिवेसी भी कोई चीज होती है। इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति, चाहे उसको सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, इवन आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी सुरक्षा दिया था यूपीए गवर्नमेंट ने, जेड सिक्योरिटी तक जिलानी को दे रखा था। तो लेकिन उनको चेज नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे खुफिया तंत्र के आधार पर देखते भी होंगे, ट्रेस भी करते होंगे, लेकिन ऑफिशियली ओपन में चेंज नहीं कर सकते हैं, न तो उसको बता सकते हैं। ये रूल होता है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। अब कल को मान लीजिए कि हमने पुलिस सिक्योरिटी ली, हमारे ऊपर कोई खतरा है, पुलिस वाले रोज सरकार के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी करें कि आज जी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वहां देखे गए, आज अपनी ससुराल में देखे गए, आज अगर नई शादी किसी को हुई तो हनीमून करने यहाँ पे दिखाई दिए, तो ये मतलब बड़ी बेवकूफी वाली बात है ये। इसीलिए जब सरकार नहीं कोई बयान दे रही, आप देखिए सरकारी, जिसकी सरकार है उस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। नहीं मतलब इसको फिर माना जाए कि प्योर पॉलिटिकल बयान है नीरज कुमार का, जिस तरीके से नीरज कुमार ने कहा है कि अब किसी के साथ, रमीज के साथ गए हैं, मुझे आशंका है कि ये जो हिस्ट्री सीटर हैं या जिन पे इतने हत्या के आरोप या तमाम आरोप हैं वो लोग साथ में हैं। तो डीजीपी को ये शिकायत करना हुआ या सिर्फ एक ये है कि पॉलिटिकली बयान दे दिए और ट्वीट कर दिए क्योंकि उस पर चर्चा होनी है? अंकित जी यही मुद्दा है, यही मैं आना चाहता हूँ। देखिए सरकार जो चला रही है पार्टी, उसी के प्रवक्ता ने बयान दिया, वो भी मुख्य प्रवक्ता ने। नीरज जी को कोई भी ऐसा लाइटली तो लेता नहीं है। उनके पास तो आप मान के चलिए कि सारी जानकारी लगभग पुख्ता हो। अब राइट टू प्राइवेसी के चलते इस चीज को सरकार नहीं कह सकती है, तो उस सरकार को चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो भी आशंका आप ये के तौर देखिए पे। कि हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रवक्ता से ये चीज कहलवाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ न कुछ तथ्य अवश्य होगा। जो सत्ता में पार्टी नहीं है उसके पास ऐसी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पार्टी सत्ता में अंकित जी, उसके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और सरकार से भी सूचनाएं मिलती हैं। ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिनको सरकार पब्लिकली नहीं कर सकती है, वो पार्टी कहती है। अब देखिए अगर उनको कुछ पुख्ता जानकारी मिली है तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि अगर आरजेडी के पास, अगर कांग्रेस पे जैसे आरोप लगता है राहुल गांधी जी पर, उनके पास कोई जवाब हो और उनके पास इससे इतर फैक्ट हो, अगर वो ये प्रूव कर सकते हो कि आरोप गलत है, तो डायरेक्टली डिफेमेशन का केस बन जाएगा नीरज जी पर। क्योंकि इस तरह की बात कहना कि किसी क्रिमिनल, बढ़िया मौका है अरुण जी, आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास बढ़िया मौका है, केस करिए डायरेक्ट। अब अंकित जी, दीक्षित साहब के इस पे तो हमें हंसी आती है। इन्होंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ही बयान, ये सरकार नहीं दे सकती है, इसीलिए सरकार के जो जिसकी सरकार है वो उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो पूरा एकदम सत्य बोल रहे हैं। गजब है भैया। देवा गुप्ता पर
इनाम घोषित है, अब बुलवा रहा है अपना प्रवक्ता, अरेस्ट कर लेना चाहिए जहां भी होगा देवा गुप्ता, तेजस्वी यादव जी के साथ होगा। चिट्ठी बढ़िया से ये नहीं दीक्षित साहब पढ़े और वेटिंग करने के लिए उतर गए सत्ता पक्ष के साथ। क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? गजब विचित्र स्थिति है। नहीं जब ठीक है, उनके लेकिन ये पास तो बिहार, आपके नेता के ऊपर बड़ा आरोप सुनिए है, ना तो आप लोग भैया इसका अंकित जी, जवाब भी तो देना अरे चाहिए ना आप सुनिए लोगों ना, को। अरे भैया सुनिए ना, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। अगर कोई पर्सनल पारिवारिक उपचार करवाना है तेजस्वी यादव जी से क्या तो उपचार बताओ करना भाई। चाहते हैं आप? क्या, अरे कौन सा, किस चीज के पारिवारिक कोई डॉक्टर हैं? अरे आप कई भैया बार रिपीट किए, ओरिजिनल तेजस्वी जी बड़ा किसी बड़ा चीज के गुण डॉक्टर है। हैं क्या? हाँ, वो पूछ लीजिए ना नीरज कुमार से, एनडीए के नेता से, क्या चीज ट्रीटमेंट कराइएगा, चलिए या इंदुकान जी कुछ किसी बोलना तरह का चाहते हैं, फिर मैं बताइए ना, पंकज जी के पास ये चलूंगा, फिर आता हूं मैं। बताइए ना अंकित जी, ठीक। ये पूछ अंकित जी, लीजिए मेरी ना एक कि बात सिर्फ रह गई थी हाँ कि ये तो हुआ स्पेसिफिक जो आरोप है उन पे, हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि पॉलिटिकल वैक्यूम होता है जब आ, एक इतना बड़ा चुनाव जिसमें तेजस्वी जी का सब कुछ लगा हुआ था, सब कुछ दांव पे था, उनके पारिवारिक रूप से कितनी चीजें हुई, चुनाव खत्म होते किस तरह का पारिवारिक विद्रोह सामने, विद्रूप देखने को मिला, जिसमें उनकी स्वयं की बहन ने किस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाए उनकी टीम पर और उनके परिवार पे, अपने परिवार पे, किस तरह से रोते हुए घर से गई, किस तरह से वो कह रहे थे कि हम इतनी तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, और बिल्कुल खाली करके मैदान चले गए। तो पार्टी ढूंढे न ढूंढे, सत्ता पक्ष ढूंढे न ढूंढे, जनता की आवाज, उसकी भावनाएं होती हैं, और जनता ढूंढ रही होगी कि भाई जो हमारा नेता था, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, जिसने इतनी चीजें कहा था कि हम ये करेंगे जीतने पर, वो सत्ता संभालने वाली पार्टी को से सवाल पूछने के लिए, या जो उसके कार्यकर्ता बेचारे हार गए हैं, जो निराशा के दंश झेल रहे होंगे, उनको सांत्वना देने के लिए, अगर पार्टी का मुखिया ही जो लीड कर रहा टीम को वो ना हो, तो जनता और उस पार्टी के कार्यकर्ता उसको ढूंढते हैं। ऐसा वैक्यूम इमीडिएटली इतने बड़े युद्ध के बाद, इतने बड़े लड़ाई के बाद, इतने बड़े चुनाव के बाद नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जी, के दिलों में है, ठीक। ये कहने की जरूरत नहीं ठीक है पंकज जी, है। मैं पंकज जी के पास चलता हूँ, सॉरी अरुण जी। आरोप लगा रहे दीक्षित जी। चलिए अरुण जी, मैं पंकज जी के पास चलता हूँ। पंकज जी सर, ये सवाल जो है ये इसी से में जुड़ा हुआ है कि भाई अगर तेजस्वी यादव कहीं गए हुए हैं, तेजस्वी यादव अगर गायब हैं चुनाव में, चलिए एक लंबी प्रक्रिया थी, उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, टाइम दिया, हो सकता है उनकी इच्छा है 1 महीने छुट्टी बिताने की, तो जदयू को इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी भी बोल रही है, नितिन नवीन ने भी बोल दिया कल, सबको यही एक तरफ से लग रहा है कि तेजस्वी यादव गायब हैं और इस पर कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। अब डीजीपी तक को लेटर लिखने की जरूरत पड़ गई। अंकित जी, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी होती है। अगर तेजस्वी यादव, आप तो जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, तो इस मौके पर अगर वो अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर देश चले गए हैं, जैसा कि कहा जाता है कि यूरोप, पता नहीं, मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अगर वो चले गए हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इतना जो हंगामा बरपा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। हाँ, ये ठीक है कि जो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से राज्यपाल के अभिभाषण के समय उन्हें नहीं, विदेश दौरे पर नहीं जाना चाहिए था, ये उनसे चूक जरूर हुई है, लेकिन अब तो ये बीते दिनों की बात हो गई है। तो अब इस तरह की बातें होना मेरे ख्याल से कतई बहुत तार्किक नहीं है, और मेरा ये मानना है कि ये जो आप चिट्ठी प्रकरण जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नीरज कुमार ने जो पत्र लिखा है, तो निश्चित तौर पर यह एक महज पॉलिटिकल बयानबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है ये। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इससे कि अलग कुछ और नहीं हो सकता तेजस्वी है। यादव अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस डे मनाने और नया साल मनाने गए होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आप? लेकिन आरजेडी को तो फिर इस पे कुछ बोलना चाहिए ना। अब बिल्कुल अंकित जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अब इनके अरुण जी जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो
ये जो भी दलीलें दे रहे हैं ठीक है, प्रवक्ता हैं तो दलील तो देंगे ही, लेकिन हाँ जब इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं भाजपा और जेडीयू के तरफ से, तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि एक जो है ये भी स्पष्ट कर दें कि भाई तेजस्वी जी कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, कब तक लौट करके आएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी बातें राजद के तरफ से हो जाती तो इस तरह के विवाद का पटाक्षेप हो जाता। लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये उनकी तरफ से चूक है, तो ये, लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि अब पत्र लिखने की नौबत आ जाए, मेरा ये मानना है अंकित सर। जी। ये मुद्दा बड़ा इसलिए है, हमने चर्चा भी इसलिए चर्चा शुरू किया कि किसी भी पार्टी का जो सबसे मोस्ट सीनियर प्रवक्ता है वो ट्वीट करके लिख रहे हैं और वो डीजीपी को मेंशन करते हुए लिख रहे हैं कि देवा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में मोतिहारी जिले से आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनकी पत्नी मेयर हैं, मेयर पति पर छिनौती थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला निवासी देवा गुप्ता पर हत्या के मामले में इनाम की घोषणा की गई है। और उसके साथ ये लिखा है कि उस पर जिले के विभिन्न जगहों पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये चीजें हैं, और देवा गुप्ता पे 2 मामलों में फरार भी बताए जा रहे हैं। और फिर ये अपने लाइन में वो लिख रहे हैं, जो ट्वीट में लिख रहे हैं कि वो देवा गुप्ता तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं। ये एक गंभीर आरोप है, पार्टी के राष्ट्रीय जो बड़े प्रवक्ता हैं, शीर्ष प्रवक्ता हैं, उनका ऐसा आरोप है। इसके साथ ही जो रहमत खान है उन पे भी ये भी कह रहे हैं कि वो यूपी से हिस्ट्री सीटर हैं और फरार हैं वहां से रमीज, और वो भी तेजस्वी के साथ हो सकते हैं। फोटोज साथ में शेयर किया है। तो अब नेता प्रतिपक्ष हैं स्टेट के और उन पे ऐसे आरोप, वो भी पार्टी जो मुख्य पार्टी है उसके सबसे बड़े प्रवक्ता लगा रहे हैं, तो इसको तो सीरियसली लिया जाना चाहिए मुझे लगता है, और इस पे जवाब देना चाहिए अरुण जी को। ये न कहते हुए कि ये सब आरोप निराधार हैं, बल्कि ये बताना चाहिए कि हाँ हमको जानकारी है वो कहाँ है, हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो छुट्टी मनाने गए हैं और परिवार के साथ हैं, रहमत खान वगैरह उनके साथ नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ये अंकित जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है कि अब बात 2 लोगों की हो रही है, रमीज खान और देवा गुप्ता की। तो मेरे ख्याल से रमीज खान हिस्ट्री सीटर उत्तर प्रदेश के रहे हैं या हैं, तो फिर वहां पर भी भाजपा की सरकार है, तो ये लगे हाथ प्रवक्ता नीरज कुमार जी को एक चिट्ठी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी लिख डालनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का एक जो हिस्ट्री सीटर है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विदेश दौरे पर घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो वहाँ मलया बुलडोजर सरकार है, तो बड़ी बड़ी कार्रवाई होती रहती है वहां पर, तो निश्चित तौर पर रमीज खान को भी वो ढूंढ निकालेंगे। और रही देवा गुप्ता की बात, तो अगर देवा गुप्ता, ये तो बड़ी गंभीर बात है, जैसा कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि वो 1 लाख का इनामी है, तो निश्चित तौर पर 1 लाख का इनामी अपराधी अगर मालिया फरार है और देश से बाहर जाने में सफल रहा है, तो ये तो बड़ी एक चूक है। और यहाँ तो बिहार में तो सुशासन की सरकार है, नीतीश जी कहते हैं कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर इतनी देर भी नहीं होनी चाहिए। और बड़ा सवाल सुशासन पर ये एक बड़ा सवाल है कि 1 लाख रुपए का इनामी जो है वो किस तरह से देश से बाहर जाने में सफल रहा है। तो कुल मिलाकर के सवाल के घेरे में तेजस्वी यादव अगर हैं तो बिहार की सरकार भी है। ठीक है, महेश दास जी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं से सवाल कर लेता हूँ। जदयू प्रवक्ता है महेश दास जी, सर स्वागत है आपका। सवाल जाहिर सी बात है कि जब आप उधर उंगली उठा रहे हैं तो आपकी तरफ भी है कि अब आप कह रहे हैं कि रमीज, फिर आप कह रहे हैं कि देवा गुप्ता, 28 संगीन मामले, 1 लाख का इनामिया, आरजेडी का वो प्रत्याशी रह चुका है, ये तेजस्वी यादव के साथ है। डीजीपी को आप लेटर लिख रहे हैं ट्विटर पे, तो डायरेक्ट जाइए ना, शिकायत करिए, FIR करिए, जो भी चीज़ करिए, और कोशिश करिए, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय खुद सम्राट चौधरी के पास है। देखिए अंकित जी, हमने आशंका जाहिर किया और मोतिहारी की पुलिस उनपे 26 आरोप है, और 26 आरोप के कारण उनपे वहां के पुलिस जो है इनामी घोषित किया है 1 लाख रुपया कि कोई भी लोग उनको अगर पुलिस के हवाले करेगी तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये तेजस्वी यादव जी और जो नेमतुल्ला खान के बारे में कहा जा रहा है, ये तो उनके घर में रहते हैं। ये हमने आशंका जाहिर किया है, इसीलिए तो हमारे आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने इस चीज का डीजीपी से अपना आपत्ति दर्ज कराया है कि भाई इसका ख्याल रखा जाए। ऐसे टाइप लोग भी तो नहीं है, और राजद के लोग तो ये भी स्पष्ट नहीं बता पाते हैं कि उनके नेता कहाँ गए हुए हैं।
ये ऐसे गैर जिम्मेदार हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष के नेता हमारे मतलब हम नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के नेता ना रहे, हम चाहते हैं कि ये गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा गैर जिम्मेदार अगर विपक्ष के नेता हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमने तो अपना पूरी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से निभा ही नहीं, रहे वो हैं। कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेकिन निभाएंगे, 4 महीने बीतने दीजिए, थोड़ा सा सरकार कामकाज देख लेते हैं कि आप कितना रोजगार दे रहे हैं, 5 लाख रोजगार दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, फिर हम आएंगे। हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विरोध करना है। तो अभी तो सरकार ही बनी है, अभी कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? कुछ समय बिताएंगे तब ना विरोध करने आएंगे सड़क पे या विधानसभा में। पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी क्या? उस समय उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी क्या? आप अपने जिम्मेदारी को सही से निर्वहन किए हैं? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आरजेडी के प्रवक्ता है यहाँ, गुला मिला के जवाब दे देंगे। शायद इनको भी नहीं पता होगा कि इनके नेता कहाँ हैं। चलिए ठीक, अगर उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये तो स्थिति इन लोगों की बनी हुई है। ये तो अच्छा, आप हमको अंकित जी एक सवाल है हमसे कि ये भी बता दिया जाए कि इनके नेता तो 18 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेने की डेट तक घोषणा कर दिया था, उसके बाद 18 तारीख से पहले ही इनका विदेश यात्रा का टिकट था। ठीक है, वो तो जनता ने मैंडेट दे दिया तो फिर उस पर क्या कर सकते हैं हम? जो मैंडेट आया उस हिसाब से चीजें हुई। मैं अरुण जी के पास चलता हूं, आपका भी सवाल ले ही लेता हूं साथ में। अरुण जी, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, आपको लगता है कि इन आरोपों को सीरियसली आप नहीं लेंगे? आप लोग तो क्लियर कर सकते हैं ना कि वो छुट्टी मनाने गए हैं, परिवार के साथ है रमीज, और जो जिस तरीके का आरोप जो नाम लिया जा रहा है, ये दोनों लोग उनके साथ नहीं है, ये आप भी क्लियर कर सकते हैं, नहीं है पूरे दावे के साथ कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए पंकज, हमने जो पहले जिस तरीके से रखा, लबुलवा पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्षता के साथ उन्होंने भी दूसरे तरीके से वही बातों को रखने का काम किया। और ये देखिए जदयू के प्रवक्ता का लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरह ही मेमोरी इनका भी समाप्त हो गया। सदन में तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर संयुक्त रूप से विधानसभा अध्यक्ष महोदय को जो है आसन पर बिठाने का काम किया। और उसके बाद सदन में तेजस्वी यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से शुभकामना देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जिन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के बीच गए थे, बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, नौकरी का, रोजगार का, वो सवाल बिहार में बना हुआ है, यथावत ठीक है सर, वो ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। बीच में जैसे मैं सवाल करता हूं तो फिर आप उसको अरे सुनिए ना, बताइए। फिर वह सवाल का जवाब दे रहा हूँ। महानुभाव को बेचैनी जो है प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भी मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे जो सरकार बनाई है, इतनी हड़बड़ी। मैंने तो बार बार कहा 3 महीना यार, 3 महीना यार जब मारो ना। देखिए के आवास में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, रमीज जैसे लोग, जिसके खिलाफ उनके परिवार के लोग अगर बोलेंगे तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा घर से। ये स्थिति है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, ये क्या बोलेंगे? अंकित जी, इस देश में और यूपी में, बिहार में लगता है एक मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, डैश डैश बैठा हुआ है। अगर अपराधी है, खूंखार अपराधी है, ठीक ही पंकज जी ने कहा यूपी डीजीपी को भी लिखना चाहिए। अगर बिहार से कोई इनामी अपराधी नेता प्रतिपक्ष के साथ विदेश चला गया, आशंका है, ये आप मानिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों को पोषित करते हैं। ये आप मान लीजिए, चुप रहो, ये मान लीजिए भाई। सुन लो ना, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रमीज के खिलाफ और देवा गुप्ता के खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा। आपके हिम्मत नहीं है। अरे भैया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी जब बोली तो उनको भी घर से बाहर निकलना पड़ा। नाम का कोई चीज नहीं है। इतना हनक है रमीज खान का इस घर में।
आप क्या बोलिएगा, आप तो एक प्रवक्ता इनको हैं। चुप करिए ना भाई। अरे चलिए, जब तेजस्वी यादव जी अरे को नीतीश बहन कुमार अगर जी उसके के घर खिलाफ में बोली, अर्चना उपासना का भी जबरदस्त मैं आता हूं महेश जी, आपके पास आता हूं। चूंकि अरुण जी बोल रहे हैं कि जो हाँ अरुण जी, आपकी आवाज कट रही है। जबरदस्त कहना है। ठीक है, सवाल यह है कि जब उनकी सिस्टर ने खुद कहा कि रमीज का नाम लिया, सवाल तो सुन लीजिए सर, फिर लगातार बोलने से फिर कैसे होगा, सवाल तो ले लीजिए। चलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही, मैं इंदुकांत जी के पास चलता हूं। सर, सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव की सिस्टर ने खुद रमीज का नाम लिया, अभी जैसे अरुण बता रहे हैं कि आप जांच करवा लीजिए, आपकी सरकार है और तमाम चीजें हैं, तो जब परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तस्वीरें हैं, तस्वीरों में दिख रहा है, साफ साफ स्क्रीन पे भी चल रहा है तस्वीरें रमीज, तो रमीज कौन है आखिर में, इस पे एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए। तेजस्वी यादव का आज तक कोई एक्सप्लेनेशन इस पे नहीं आया है। और जब ये आरोप लगाने की यूपी से फरार हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, तो ऐसे लोगों पे तो कुछ सवाल तो उठता ही है। अंकित मिश्रा तो यही तो कहते हैं, हिजड़ों की सरकार बिहार में, यूपी में, देश में। एक मिनट, मैं अरुण जी आपको पता है, आप एक लिंक की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका असर समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं जवाब दे रहे हैं, हम ही से सवाल कर रहे हैं। सरकार से पूछिए ना, कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन। सरकार करने वाले नौटंकी पार्टी में करते ये हो। प्रवक्ता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो जिस शब्द का यूज किया आपने, इनकी स्थिति वही है। लेटर लिख अब वो उसी तरह बजाइए, आप कोई पॉइंट नहीं है। जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया है, क्योंकि आप सभी को अपमानित करने वाले लोग हैं। तुम सरकार जो में बिहार को अपमानित करता है, उसके साथ यही होता है। राष्ट्रीय जनता दल गुंडा पार्टी है, गुंडा को पोषित करता है, अपराधियों को अपने घर में रखता है। ये पूरा देश जानता है, इसीलिए बिहार की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। तेजस्वी यादव जी कि है। आप गुंडे को अपने घर में रखते हैं, अपराधियों को अपने घर में रखते हैं। चलिए, कोई मतलब नहीं, इस बहस का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं अपने दर्शकों को भी ये बता देना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर्स जो है उनके लिए गाली शब्द है कि हिंजड़ों की सरकार है, ये शब्द गाली है, क्योंकि उस समाज को, क्या वो कमजोर नहीं है, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो लोकतांत्रिक देश है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का हम कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये गलत शब्द है। मैं इंदुकांत जी के पास चलूंगा। सर, मेरा सवाल वही जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस तरीके से अरुण जी भी बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपकी जांच करवाने में, सिर्फ आरोप क्यों लगाया जा रहा है? अंकित जी देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे साथी पंकज जी जो बात कह रहे थे, मेरा उससे थोड़ा मतांतर है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, जो नेतृत्व में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, उसका व्यक्तिगत नहीं के बराबर रह जाता है। हाँ, जनता को और बाकी लोगों को उसकी निजता का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये समझने की बात है कि जो पंचायत का भी नेता बन जाता है, जो जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन जाता है, जो मेयर बन जाता है, उसका भी व्यक्तिगत जीवन आप उसके पास रह करके देखें, एक हफ्ते रह कर देखें, उसका व्यक्तिगत जीवन लगभग खत्म हो जाता है। तो यदि आपको व्यक्तिगत जीवन एंजॉय करना है तो नेतृत्व या राजनीतिक या सामाजिक जीवन की तिलांजलि दे देनी चाहिए। और अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत जीवन नाम का कोई जीवन नहीं बचता है। हाँ, कुछ समय के लिए अगर आप व्यक्तिगत अपने परिवार के साथ, जैसा ठीक कह रहे थे पंकज जी कि वो विदेश गए हैं, उनकी वाइफ क्रिश्चियन है, शायद क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो इसमें क्या खामी है? ये चीज अगर एलानिया बता करके जाए कि जी हम क्रिसमस अपनी वाइफ के साथ, नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बताने की जरूरत तब पड़ती है, बहुत नितांत आवश्यक है, जब सत्ताधारी पार्टी जो उनके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी है, आरजेडी के लिए बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? जेडीयू है। वो आरोप लगा रहे हैं और इतने शीर्ष स्तर पर आरोप लगा रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इसको अरुण जी जिस तरह से मजाकिया लहजे में केवल मतलब उसको गंभीरता उसको बता रहे हैं कि कोई गंभीर मसला नहीं है, ये गलत बात है। सत्ताधारी पार्टी इतने गंभीर आरोप लगा रही है, और आजकल तो इतने साधन है अंकित जी कि आप बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ट्वीट कर सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपने, मैंने जैसा पहले भी कहा,
कि चुनाव के समय आपने पहले कहा, और सवाल अच्छा उठाया जेडीयू के प्रवक्ता ने, कि आपने तो कहा था कि जी मैं इतनी तारीख को शपथ लूंगा, और आपका टिकट उसके पहले ही का था जाने का। तो या तो आपने आनन फानन में टिकट कराया, या आपको पता था कि आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और आप जाते हैं जब, और आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके निजता वाली बात बहुत सीमित हो जाती है। और आप मुख्य विपक्षी पार्टी जो थी उसके मुख्यमंत्री पद के आप प्रत्याशी थे। आपने सारे कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को रोता बिलखता छोड़ करके आप अकेले घूमने चले जाए, पहले तो ये प्रोप्राइटी के अगेंस्ट है। और जब ये सवाल उठते हैं अंकित जी, तो इन सवालों का जवाब प्रवक्ता तो दे नहीं रहे हैं। ठीक कहा जेडीयू के प्रवक्ता ने, ये स्वयं तेजस्वी और उनकी टीम को शीर्ष स्तर पे जवाब देना चाहिए कि ये गलत बात है और हम इस पे कार्रवाई करेंगे और हम यहाँ हैं। आपने देखा होगा कई बार राहुल गांधी जी भी इस ढंग का जवाब देते हैं विदेशों से, उनके प्रवक्ता देते हैं कि भाई उनको इस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, बीच में अर्जेंटीना में गए थे, वेनेजुएला में गए थे। तो ये बात कहने में अगर आपके खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप लग रहा है, तो जरूर से इसकी स्पष्टता पब्लिक लाइफ में करनी चाहिए। बताइए अरुण जी बताइए, कुछ कह रहे हैं अरुण जी। अरे अब हमको बड़ा हंसी आ रहा है, कैसे कैसे वरिष्ठ पत्रकार को बैठा लेते हैं, कोई जानकारी ही नहीं रहता है। बताइए आप। इन्होंने कहा 18 के, इन्होंने अभी ये इस्तेमाल किया कि 18 को बोले थे शपथ ग्रहण लेंगे और अब 18 से पहले ही भाग गए। शायद इनको जानकारी नहीं, पहले भाग गए नहीं, पहले टिकट करवाया। टिकट अरे सुनिए, नहीं सुन लीजिए ना भाई, टिकट गजब बात है। सदन जो उन्होंने बोला वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं, अब देख करेक्ट, आप यहाँ इनका तेल मालिश मत करिए इनके बदले। इन्होंने बोला, इनको जानकारी नहीं, इन्होंने ठीक बोला, जो जदयू प्रवक्ता बोला वही सुन के ये व्यक्ति बोल दिया, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बैटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। इनको जानकारी नहीं है रिजल्ट कब आया, सदन कब चला। 3 तारीख को नेताजी गए हैं, 4 तारीख को, इनको जानकारी ही नहीं है। 18 के पहले आउट कर रहे हैं। 10 दिन तक तो बिहार में रहे, बिहार में कई कार्यक्रम आप गलत सुने हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोला था कि इस तारीख को शपथ लेंगे, टिकट उससे पहले ही कर लिया था, गए भले बाद में, टिकट पहले कैसे कर लिया। बाद में ये कहा बोला, बाद में आप यहाँ इनके पक्ष में टीटीएम गिरी कर रहे हैं अंकित जी। रिमाइंड पक्ष में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो आप खोल के देख सकते हैं बाद में। मैं इंदुकान जी हैं, मैं फिर से वो जवाब करवा देता ना। अंकित भाई, रिजल्ट निकलने के बाद बजाते 10 दिन बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में, शादी विवाह, मीटिंग, सीटिंग, समीक्षा बैठक करने के बाद सदन 2 दिन पहले चले गए सदन ऑफ के। कुछ होना नहीं था सदन में, सवाल जवाब होना नहीं था, प्रश्नकाल होना नहीं था। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, अध्यक्ष जी को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी ने आसन पे बिठाया, देश ने देखा। उसके बाद जाने के बाद भी कपिल सिब्बल जी के साथ जो है इंटरव्यू आया, और इन विपक्षी, इन सत्ता पक्ष के आंखों में अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या करूं। उसके यहाँ नन्हे बालक भी जन्मते हैं तो तेजस्वी पर ही आरोप लगता है, तो इसका कोई इलाज है तो बता दीजिए। नन्हा बालक आ जाए एनडीए के घर तो कहेंगे तेजस्वी जी का हाथ होगा पक्का। दिन रात तेजस्वी लालू जी। अरे यार, सरकार बनाए हो, रोजगार की बात करो, क्राइम चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पलायन चरम पर है, इस पर क्यों नहीं बात करते हो। 20 साल से तेजस्वी लालू फोबिया से ग्रसित हो यार, इलाज करा लो ना। गजब स्थिति है अंकित भाई, 1 महीना भी नहीं हुआ है, अपराध चरम पर है। ये लोग लगाम नहीं लगा रहे। हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा 3 महीना इंतजार करो, सदन भी मेरा है, सड़क भी मेरा है। गर्दनियां जब देंगे ना, रास्ता नहीं मिलेगा जनहित में, जान लो। क्या समझते हो, सत्ता आती है जाती रहती है, जनादेश तुमको मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे मिला है। जनता का नेता आज भी तेजस्वी यादव जी है। 1,90,00,000 वोट चुनाव आयोग के लाख मकसद के बाद भी तेजस्वी यादव जी को मिला है। 36 साल का नौजवान ईडी से लड़ा, सीबीआई से लड़ा। सुन ले, अब अगले पे चल ले, गृह मंत्री से अब अगले पे चल ले, प्रधानमंत्री से लड़ा। अब सवाल पूछ लीजिए ना ऐसे लोगों को। सर आपको मैंने पूरा फ्रेम दे रहा हूं मैं, अब अगले पे चले। अंकित भाई, मेरा आग्रह आपसे, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से पूछिए,
सवाल पर क्यों नहीं, मुद्दा पे बहस करो ना भाई। बताइए। विपक्ष तो लगातार कह रहा है ना, बताइए। 3 महीना बाद 6 महीना बाद आपका क्लास लेंगे ही ना, और जिसका जवाब अचेत मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। ये ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं? चलिए क्योंकि उनकी बात बीजेपी कंप्लीट कर ले, फिर मुख्यमंत्री पंकज जी का के पास कुर्सी चलेंगे। ठीक है, छीनना वो चाहती लाइन है। बात रिपीट मत करिए। बिल्कुल सवाल करिए, बात सवाल रिपीट मत सत्ता पक्ष से भी करिए, ठीक एक तरफा मत करिए। ठीक, एक तरफा कर ही नहीं रहा हूं। इंदुकांत जी, इन्होंने कुछ बोला अभी, उसको क्लियर कर दिए। मैं पंकज जी के पास चलता हूं फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए अंकित जी, मैंने जेडीयू के प्रवक्ता को कोट किया कि उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने एक तिथि दी कि भाई इस तिथि को हम शपथ ग्रहण करेंगे, और बाद में जब वो विदेश जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं एकाएक सारी चीजें, अपनी जिम्मेदारियां जो संवैधानिक छोड़ करके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने तो टिकट करवा रखा था पहले से, उनको पता था रिजल्ट की उनकी सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है। और दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि लगातार अरुण जी कह रहे हैं कि भाई कुछ कमी मिलेगी, मैं हम लोग कमी ढूंढ रहे हैं तब तो बात करेंगे। विपक्ष की भूमिका केवल क्या कमी देखना होता है क्या? सरकार के साथ मिल करके सरकार के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी समीक्षा करना, डे टू डे बेसिस पर उसकी आलोचना करना। जरूरी है कि कोई खाई में गिर जाए तो उसको निकालने के लिए हम खड़े होंगे? तो लगातार ये दिन प्रतिदिन चलता है। जितना सत्ता काम करती है उससे ज्यादा विपक्ष काम करता है। इसके लिए कोई इंतजार की आवश्यकता नहीं होती। पंकज जी के पास चलेंगे। जदयू प्रवक्ता चले गए, शायद उनका नेटवर्क गड़बड़ है। सवाल इंदुकांत जी ने जो आरोप लगाया पंकज सर, वो आरोप कि तेजस्वी यादव का रहना सिर्फ इस दृष्टिकोण से मायने नहीं रखता है कि वो विपक्ष हैं, आवाज़ें उठाना है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पे उनको बोलना है, उनकी निगरानी रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो नेता प्रतिपक्ष हैं आधिकारिक तौर पे, नई सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो तेजस्वी यादव जो कि विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, बाकायदा उनको सौंपे, साथ में गए, नीतीश कुमार के साथ गए, उसके बाद फिर वो गायब हैं और तब से अभी तक गायब हैं। सवाल ये नहीं है कि वो गायब उनको नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव हैं दरअसल कहाँ और कब से गायब हैं, इस पे लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो जायज़ हैं, या आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं, चाहे 4 महीने ही तेजस्वी यादव गायब रहे हैं, पूछना नहीं चाहिए? अंकित जी, एक दो बातें जो है, अब तेजस्वी यादव ने टिकट कब कटाया था ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अब बीती बातें हो गई है। और रही बात तो इस बात से पता नहीं, जो बता रहे हैं अरुण जी की जो तेजस्वी यादव तो लोगों के दिलों में बसते हैं, ये सब ठीक है, सारी बातें अच्छी है। 37% वोट लाए हैं तो निश्चित तौर पर दिलों में बसते होंगे, तब तो उन्हें वोट आया है। लेकिन मतलब ये नहीं है, बात ये है कि आप जब सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, आप उसको छोड़ करके चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ठीक है कि ये नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान रहना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। लेकिन ये जो है एक परिपाटी चली आ रही है, संसदीय परिपाटी चली आ रही है, और ये जो महामहिम होते हैं उनके सम्मान का ये प्रतीक होता है। तो जाहिर तौर पर मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये चूक हुई है तेजस्वी यादव के स्तर पर। ठीक है, उन्हें जाना था तो 2 दिन बाद भी वो जा सकते थे, तो ये इसी वजह से वो आलोचना के केंद्र बने। ठीक, मैं सवाल अब बदलता हूं। अब ये मुद्दा ठीक है, ये हो भी गया और जो भी चीज़ें क्लियर हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आरजेडी ये बताएगी नहीं कि कहाँ गए या क्या करने गए, क्योंकि उनको भी इनपुट हो सकता है कि नहीं हो। तो मैं इस पर आता हूं कि एक चर्चा जब समीक्षा बैठकें हुई, तमाम बातचीत हुई, तो बार बार ये आ रहा था कि कुछ ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने चुनाव के वक्त गलत किया था। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ता सहज नहीं थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, रमीज हो चाहे फिर वो दूसरे हों, यादव जो हैं उनके करीबी हैं संजय यादव, इन लोगों की वजह से वो जो गेट था वो गेट कीपर की तरह थे, उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे थे। ये वजह थी जिसकी वजह से नाराज हैं, कार्यकर्ता भी नाराज हैं और पार्टी में एक तरीके से फूट की स्थिति है। एक चीज और इसके साथ और जोड़ देना चाहूंगा कि कांग्रेस भी लगातार ये कह रही कि ये अलायंस हमारा चुनाव तक ही था। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में नेतृत्व की कहीं कमजोरी दिखती है, या फिर ये सब कुछ हार की वजह से है? हार नहीं हुई होती तो सब कुछ ठीक होता। अंकित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अरुण
जी जो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन इनको इनकी पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। ये सच है, क्योंकि हम लोग भी आम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से भले नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आम लोगों के मिजाज को समझते हैं। तो आप ये मानिए कि जो कहीं न कहीं आरजेडी में जो है सो संवादहीनता की स्थिति रही। जो इनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं कहना यही चाहूंगा कि वो उनको जो है सो वो पीपल कनेक्ट, वो जो वर्कर कनेक्ट होना होगा, जो इनमें एक बड़ी कमी है। ये इनकी दूरियां हमेशा बनी रहती है। इस मामले में वो अपने पिता तेजस्वी यादव से काफी अपने पिता सॉरी लालू लालू प्रसाद जी से काफी पीछे हैं। लालू जी की खासियत थी कि वो आम लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते थे, खास करके कार्यकर्ताओं के बड़े वो करीब होते थे। इसलिए उनकी छवि जो है जननेता के रूप में स्थापित हुई थी। और उन्होंने जो अगर राजनीति को ऊंचाई को छुआ तो इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन ये तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। निश्चित तौर पर उनके बीच में विवाद बढ़ करके कई लोग रहते हैं, जो आपने भी नाम भी बताया। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ये एक पहलू है जो संवादहीनता की स्थिति की वजह से भी इनके यहाँ कुछ समस्या आई है। हाँ, लेकिन ये एक है बात, पूरा कर दूं अंकित जी, कि ये बात भी सही है कि आप जब निजी जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन, कोई भी जीवन में जब असफल आप हो जाते हैं तो आपके आलोचकों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ जाती है। घर के लोग ही आपको घेरना शुरू कर देते हैं, जो तेजस्वी के साथ हुआ है। निश्चित तौर पर अगर तेजस्वी जीते होते तो इस तरह की स्थिति कतई नहीं होती। मैं इसमें सिर्फ इतना एक करेक्शन करना चाहूंगा, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं अरुण जी के पास वापस चलूंगा कि जब हार के बाद और क्या नाम है ये ऐसी चीजें होती हैं तो हारे सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, इसके पहले लालू यादव भी 3-4 चुनाव हार चुके हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा कभी। पिछली बार भी तेजस्वी यादव हारे थे, ऐसे सवाल नहीं उठे, भले ही 10-20 सीटों पे फर्क रहा हो। ये कह सकते हैं कि बुरी हार है, तो 2010 की भी बुरी हार थी, ऐसे सवाल नहीं उठे थे। ये बात को क्या ये इग्नोर किया जा रहा है कि वाकई में तेजस्वी यादव सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं जैसे बैठाना चाहिए, और अब जिस तरीके से देख ही रहे हैं आपकी लंबे वक्त से गायब हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे फिर पार्टी हो। अंकित जी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है। वो हार के बाद भी उठ खड़ा होने की क्षमता लालू प्रसाद में थी और उन्होंने इसे साबित भी किया था। लेकिन वो बात जो है देखने के लिए तेजस्वी में नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर वो अपने पिता से कुछ सीख पाते हैं तो निश्चित तौर पर राह आसान होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो उनकी राह आसान नजर नहीं आती है। अंकित जी। हाँ, अरुण जी मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल सुन लीजिएगा। आपकी लास्ट टाइम तेजस्वी यादव से मुलाकात कब हुई थी, या आपके जो पार्टी है, जो पार्टी के लोग बताते हैं, जो इनपुट्स आते हैं, अब ये हवा हवाई नहीं है, अब आप फिर मत कह दीजिएगा, आपकी पार्टी से इनपुट्स हैं कि तेजस्वी यादव से मिलना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए, कम से कम 2, 3, 4, 10 जो जितने हैं वो आसपास रहते हैं उनके लिए तो सरलता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि जो लालू का कार्यकाल था, जब तक लालू एक्टिव थे, उसका इम्पैक्ट अलग था पार्टी पे, इनके आने से इम्पैक्ट चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है अंकित जी। हम कुछ भी बोल दें, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फेसबुक वाल, सोशल मीडिया जहां वो एक्टिव रहते हैं, ट्विटर हो, आप सर्च कर सकते हैं, पिछले 1 वर्षों का 2 वर्षों का हर गतिविधि को वो डालते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने का, मुख्य नेताओं से मिलने जुलने का सारा चीज सिस्टम से है, ऐसा नहीं। ठीक ही कहा पंकज जी ने, जब सफलता ऐतिहासिक नहीं मिलती है तो बहुत तरह की बात सामने आती है, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीट पे सिमट गई। हम लोगों ने तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करने का काम किया, मात्र 11,500 वोट से हम पीछे रह गए। 20 में भी ठीक ही कहा, 10 में मेरी बुरी हार हुई थी, 20 में तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। हाँ, यहाँ भी बेहतर ही हम लोगों ने करने का काम किया, लेकिन मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे वो चुनाव जीतने में सफल हुए। आपने देखा किस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू था, 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में देने का काम किया, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनी रही। सारा एजेंडा हमारा तेजस्वी यादव जी का रोड मैप, विजन कॉपी करके
जमीन पर उन्होंने उतार दिया 1 महीने के अंदर में। तो ऐसा नहीं, तेजस्वी यादव जी का ही आज रोजगार पर बहस हो रही है बिहार में, नौकरी पर बहस हो रही है, पलायन पर चर्चा हो सर रही कांग्रेस होता था खुलकर बोल बिहार रही में है, क्या? आप इस बात को सुनिए, इग्नोर अरे करेंगे? सुनिए, मेरा अरे ये सुन, सवाल अरे सवाल तो अंकित जोड़ते भाई, जाएंगे ना। अंकित भाई, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप बताइए, एनडीए मैं के छोड़ दूं, आप सिलेबस में लगातार नौकरी बोलेंगे? रोजगार था। मैं नहीं बोलेंगे, मैं मुद्दे पर सवाल करिए ना। चूंकि आप जनता लंबा खींचते हैं इधर इसलिए उधर मैं की उसमें बात जोड़ना मत चाहता करिए। हूं नहीं कि नहीं, कांग्रेस मैं खुल के सही बोल आरोप रहा लगा हूं। रही है आपके आप ऊपर। बताइए, वो लगा रही आप छोड़िए गठबंधन ना, धर्म कौन को सही सा? से फॉलो नहीं किया गया, मजबूती से अरे गठबंधन भैया का वो नेतृत्व नहीं किया गया, इस वजह से। अरे और ये गठबंधन अब अरे चुनाव तक ही था, इसके बाद नहीं रहेगा। तो कांग्रेस क्यों अरे दुखी है छोड़िए आपसे? ना, वो कौन क्या बोल रहा है वो सवाल नहीं है। सवाल है बिहार का, जो मूल सवाल है बेरोजगारी का, पलायन का। ये चर्चा कब छिड़ा बिहार में? किसने लकीर खींचा? आपने 200 फिर यूनिट इग्नोर कर बिजली दिया फ्री कांग्रेस देंगे? को। नहीं, अरे मुद्दा आप हम सवाल को कांग्रेस इग्नोर से कर देते हैं बार बार। अरे जनता, हम तो मुद्दों की बात करते हैं अंकित भाई। जनता के जो सवाल है, आज भी उसी सवाल पर हम हैं, आगे भी उसी सवाल पर। तेजस्वी यादव जी सत्ता की राजनीति नहीं करते, सत्ता उनके लिए सिद्धांत नहीं है नीतीश बाबू के तरह। आज चाहेंगे तेजस्वी यादव जी सत्ता में आ जाएंगे, अगर चाहते बीच में बिहार का मुख्यमंत्री बन गए होते और लालू जी राजा हरिश्चंद्र कहला जाते। बस इतना था कि भाजपा के साथ हो जाना है, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में चले जाना है। लेकिन नहीं, हमारे लिए जनता के सवाल महत्वपूर्ण है, उन सवालों को चलिए लेकर लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। चलिए चलिए, आखिरी सवाल मैं इंदुकान जी से ले लेता हूं, फिर समाप्त करूंगा। सेम सवाल ये है कि एक चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए, कांग्रेस बोली कि ये गठबंधन, ये अलायंस चुनाव तक ही रहेगा, उसके बाद फिर नहीं रहेगा, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हार में जिस तरीके से हम 6 सीट ही जीते हैं, ऐसे में तो फिर हम अकेले भी लड़ते थे तो 4-5 सीट जीत सकते थे। तो कांग्रेस के इन आरोपों को कितना सीरियसली लिया जाए, उसके साथ ही एक आवाज़ जो उठी पार्टी में, आरजेडी में, कि तेजस्वी से संपर्क करना कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल था, सीट जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए मुश्किल था, ये तमाम कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, नेतृत्व सही से गठबंधन नहीं कर पाए, इस वजह से हार हुई। और इसमें ही एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं कि आने वाला राज्यसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें कुछ सीटों की जरूरत एनडीए को पड़ेगी। ये चर्चा है कि कांटेक्ट में है और एनडीए कहीं ना कहीं से वो वोट भी खींचेगी। क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी सही समय पर नहीं आए, मजबूती से नहीं खड़े हुए, तो पार्टी के लिए खतरा है, पार्टी टूटने की स्थिति है? अंकित जी, ठीक कहा। आपकी जो अंतिम बात है उससे मैं सहमत हूँ कि जब नेतृत्व व्यक्तिगत समय बहुत अपने ऊपर लगाता है, पार्टी के लोगों से कट ऑफ हो जाता है, तो ये हमेशा खतरा होता है कि उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके दूसरे नेता कहीं न कहीं दाएं बाएं भी बगलियां झांकेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं, लालू प्रसाद जी हमारे खुद के कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पे हमने बुलाया है, पटना में भी, पटना के बाहर दिल्ली में भी, और वो शामिल हुए हैं। इसी कारण से आप देखिए, वो जनता के ही लाडले नहीं, मीडिया के भी लाडले रहे। जब कोई भी प्रसंग आता था बिहार का, नेशनल पॉलिटिक्स का, पिछले अब 2-3 दशकों का इतिहास उठा के देख ले राजनीतिक, तो मीडिया की एक अच्छी बाइट लालू जी से जरूर ली जाती थी। लेकिन क्या वही भूख मीडिया की तेजस्वी के लिए रहती है? क्यों? क्योंकि जब आप अपने लोगों से कटते हैं तो आपकी जो आवाज है वो जनता की आवाज ना होकर वो तेजस्वी यादव की आवाज बन जाती है। तो जनता से जुड़ने का उनको एक बड़ा अवसर मिला। चुनाव के समय सबसे अधिक रैलियां उन्होंने की, लेकिन वो जुड़ाव कायम रखने के लिए अपने और जनता के बीच से पर्दा को हटाना पड़ेगा। और चाहे आप कितना भी डिनायल मोड में हो, जब परिवार के अंदर से बातें आने लगी कि संजय यादव जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग पर्दा कर रहे हैं और डायरेक्ट मिलने नहीं दे रहे हैं, अब इस यूथ में, जैसा कह रहे थे अरुण जी, कि 36 वर्ष की अवस्था में आप पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे पूरी तरह से, तो फिर आप लालू जी से वास्तव में सीखना चाहिए कि 70-75 में भी लोगों से, आप सोचिए, मैं बिरसा मुंडा जेल में उनसे मिलने गया, वहां उनसे मिलने के लिए चाहे मिल पाए चाहे ना मिल पाए, रोज सैकड़ों लोग जाते थे। लेकिन आप मिलना बंद कर देंगे तो लोग आना बंद कर देंगे, और फिर आपकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। और पार्टी में टूट की नहीं, गठबंधन में भी टूट के स्वर इसी तरह से जब आप नहीं रहेंगे जमीन पे तो उठने लगेंगे और तेज होने लगेंगे। ठीक, चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकांत जी, अरुण जी और पंकज सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अब आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और लग रहे हैं और ये सारी चीज़ें चलती भी रहती हैं राजनीति में, लेकिन जहाँ तक है कि एक आवाज़ है, एक मांग है कि तेजस्वी यादव आखिर में हैं कहाँ, तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं, या फिर क्योंकि जब राहुल गांधी कहीं गए होते हैं तो ये भी पता होता है, या प्रधानमंत्री या सरकार के लोग हैं तो प्रधानमंत्री का कहीं भी यात्रा होता है तो ये पता होता है। सवाल यह है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए यदि आप छुट्टी पर ही हैं तो एक आध ट्वीट तो होना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है और जदयू लगातार ये आरोप लगा रही है, वो पूछ रही है कि आखिर में कहां गायब है। दूसरा सवाल है कि पर्सनल जीवन है तो पर्सनल जीवन का सब कुछ डिस्क्लोज किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि राजनीति में रहते हुए क्या पर्सनल होता है, ये बड़ा सवाल है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, तो कितना पर्सनल आपका जीवन होना चाहिए ये भी तय हो सकता है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।